चलिए तो चलते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है? बताइएगा इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर 1 का ऑप्शन सी, 1 का ऑप्शन बी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बन जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर आ रहा है, सरस्वती इसका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। ठीक है ना, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी भी कहा गया है। ठीक है, सर्वाधिक पवित्र नदी ऋग्वेद में आपकी सरस्वती है, जिसे हम लोग माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से संबोधित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? जो जैन धर्म में होता है और जिसको पूर्ण ज्ञान मिल जाता है उसके लिए कौन सा शब्द आपका होता है? तो एक शब्द होता है कैवल्य। क्या कैवल्य मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी इनमें से कौन सी हो जाएगी? तो चलिए जवाब दीजिएगा, इनमें से जो राइट आंसर बनेगा वो आप सही क्या जवाब हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिएगा, पुराणों के अनुसार कहा गया है कि जो आपका बृहद्रथ वंश मगध शासन करने वाला पहला राजवंश था, है ना। तो यहां पर देखिए इसका राइट आंसर आ रहा है आपका सी नंबर, गिरिव्रज। तो देखिए 3 का ऑप्शन यहां पर आपका जवाब सी हो जाएगा, राजग्रह या कह सकते हैं आपका गिरिव्रज, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? तो देखिए महमूद गजनवी के समय जो आपका अभियान हुआ था सोमनाथ पर, उस समय चोल राज्य का जो शासक था वो कौन था? यहाँ पर आपका 4 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? तो 4 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर। तो देखिए डी नंबर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अब आपको याद कैसे रहेगा, क्योंकि राजेंद्र प्रथम का जो शासन काल है वो 1012 से लेके 1044 तक आपका है। इससे पता चलता है कि महमूद गजनवी भी इसी समय आपका मौजूद था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अकबर ने नया धर्म दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? चलिए 5 का ऑप्शन दे रहे हैं काफी लोग, यहाँ पर आपका डी दे रहे हैं। अगर आपसे ये पूछ लेता कि दीन ए इलाही संवत की शुरुआत कब की गई, तो संवत की अगर बात करता तो आपको जवाब देते हैं 1583 संवत आप लोग बता सकते हैं दीन ए इलाही संवत। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस व दक्षिण पंथियों का समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? यहाँ पर बताइएगा, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस हुआ जो दक्षिण पंथी थे उनके समस्त विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित हो गए थे? इनका एक पॉइंट आपका था, पॉइंट इनमें से क्या था? यहाँ पर ए नंबर कि कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति के गठन पर ही केंद्रित था। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन आप सभी को पता है कि बंगाल विभाजन यहाँ पर कर्जन अर्थात 7 का ऑप्शन बनेगा बी, लॉर्ड कर्जन के समय यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। सभी का जवाब आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? यहाँ पर देखो दिया महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से लौटे। आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपके 1915 में, है ना, 9 जनवरी 1915 में ये आपके वापस लौटे थे। इसीलिए आपको याद होगा कि आपके 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिए 1893 से आपके गए थे, 1915 में आपके आए थे। कुल मिला के लगभग आपके 22 साल तक ये दक्षिण अफ्रीका में पहले ऐसे भारतीय बैरिस्टर थे अर्थात वकालत थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन एक सही सुमेलित है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा मिला है? डी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। आपका आंसर डी नंबर राइट हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गदर पत्र का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? चलिए बहुत धुआंधार तैयारी है, लगभग देखा जाए तो यहाँ पर 99% बच्चों का जवाब तुरंत देखते ही क्वेश्चन का आ रहा है, मतलब धुआंधार तैयारी आप सभी की है। चलिए बताइएगा कि गदर पत्र का जो प्रथम अंक आया था किस भाषा में प्रकाशित हुआ? चलिए यहाँ पर याद रखिए गदर पार्टी यहाँ पर साप्ताहिक पत्र था। ये जो गदर पत्र था एक साप्ताहिक था और पहला अंक जो हुआ था ये कैसा था? तो उर्दू आपका जवाब आ रहा है। यहाँ पर याद रखिए 10 का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उर्दू में प्रकाशित हुआ था, उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देने वाले हैं। सभी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपके सरयू नदी। चलिए हमने तो सोचा किसी का गलती होगा, लेकिन सभी लोग इतने स्मार्ट हैं, सभी को इतनी तैयारी है कि बिल्कुल जवाब सही दे रहे हैं। यहाँ पर सरयू आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चलिए मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है यहाँ पर जवाब देना है। और जितने लोग जुड़े हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है 12 नंबर में? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं कि आपकी कावेरी नदी पर। तो आपका जवाब जो आपका सही है बिल्कुल है, कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और भारत के बड़े बांधों में इसका स्थान आता है कहाँ पर? आपके तमिलनाडु पर है। कहाँ पर है? तो आपके तमिलनाडु पर यह बांध आपका स्थित है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? चलिए यहाँ पर देखते हैं कितना जवाब आ रहा है सही।
सबका जवाब आ रहा है बी और ऑप्शन डी। याद रखिएगा, यहाँ पर मीठे पानी की पूछा गया है, खारे पानी की नहीं दिया है, तुक्का मत मारिएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, बुलर झील है जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है ना। ये सबसे मीठे पानी आपकी झील है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो देखिएगा उत्तराखंड में देखा जाए मिलाप है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, लेकिन जो कंचनजंगा है ये तो सिक्किम में आपका है, तो ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मेघालय के पठार का भाग है। अब अच्छा क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं ये क्या सही आप लोग जवाब देने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखो दिया है मेघालय के पठार का भाग है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 15 का, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर प्रयास अच्छा है, सराहनीय प्रयास है। याद रखिएगा ये जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय खंड का पठार है। देखिएगा हम आपको बताने वाले एक पॉइंट कैसे, यहाँ पर ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है कि नहीं है। हाँ, तो देखिएगा ये जो आपका एरिया है ये वाला, ये एरिया तो आपका हिमालय का है, लेकिन जो मेघालय वाला पठार है ये किसका आपका भाग है, तो इसका ही पठार वाला भाग है, इसी से टूटा हुआ है भ्रंश के माध्यम से, तो इसलिए कहा गया है किसका है, प्रायद्वीपीय भाग पठार है कि मेघालय वाला है। इसको मत कर दीजिएगा, ये जो आपका है वो हिमालय का है, यहाँ तक कि आपके अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये भी हिमालय का ही भाग है, और इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, 16 नंबर में जवाब देना है। तो चलिए 16 का ऑप्शन देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही दे रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जवाब दे रहे हैं जो लोग यहाँ पर किताब से आंसर देकर यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, और जितने लोग भी यहाँ पर किताब से आंसर क्लिक कर रहे हैं उनका यहाँ पर आंसर गलत हो रहा है ना, क्योंकि किताब में ये आंसर आपका गलत दिया गया है। याद रखिएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में यहाँ पर जो बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा, सी नंबर। 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका जवाब राइट हो जाएगा। कि भारत में ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो चलिए बताइएगा, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में यहाँ पर पूछा गया है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आपका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और यहीं पर देखा जाए हरित क्रांति के जनक जो कि आपकी स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत ने WTO की स्थापना कब मतलब सदस्यता कब ग्रहण की थी। मतलब देखा जाए जो WTO है ये सदस्यता जो ग्रहण किया था आपके WTO की, वो भारत ने कब किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1 जनवरी 1949 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा 1949 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 19 का जवाब देना है। याद रखिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात जिसे हम लोग RBI कहते हैं, बैंकों का बैंक, अर्थात आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़कर देखते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण कब किया गया। यहाँ पर देखो दिया गया नवीनतम, ये नहीं कह रहा है पहले तो आपका यहाँ पर होगा, लेकिन पूछा गया नवीनतम, और आपको पता है कि हाल ही में आपके 2016 में ये आपका हुआ था। तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है, इतना तक आपका सब कुछ सही है ना। डेट अगर पूछ ले तो 8 नवंबर, क्या 8 नवंबर आपको डेट याद रखना है, 8 नवंबर, क्योंकि एक एग्जाम में आपको ये डेट भी पूछ लिया गया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन थे। चलिए यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा सही हो जाएगा 21 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। यहाँ पर आपके BN राव थे, कौन, संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समानता का अधिकार दिया गया है। और विधि के समझ समानता, याद रखिएगा विधि के समझ समानता शब्द जो आपका मिलेगा ये आर्टिकल नंबर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14। कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या होता है। चलिए बताइएगा भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत होगा वो क्या हो जाएगा, 24 नंबर में लॉक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है जनता, तो जवाब बिल्कुल सही है बी नंबर, यहाँ पर आपका जनता राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश के जो आपके हैं लोकसभा में कितनी सीटें हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। तो चलिए 25 का ऑप्शन यहाँ पर देना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 सदस्य का योगदान होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सामान्य विज्ञान क्या, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो देखिएगा हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं कि जो सदिश वाले होते हैं, सदिश वाले में मैक्सिमम आपको वह शब्द मिलेगा, बा शब्द मिलेगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन अदिश वाले में आपको बा और वाह बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेंगे, अपवाद के रूप में 2-3 आपको मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर वाह बा इसमें है लेकिन आयतन में नहीं है, मतलब आपका जो जवाब बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे। सापेक्ष आर्द्रता नापते हैं किससे नापते हैं। याद रखिए हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर कहाँ पर है,
आपके ऑप्शन बी पर है, तो हाइग्रोमीटर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आपसे यहाँ पर कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, कवकों का अध्ययन किसमें करते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। और कवक की अगर बात करता है तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, आपकी माइकोलॉजी होता है। क्या, माइकोलॉजी होता है। एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीटों का अध्ययन। क्या, एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीटों का अध्ययन होता है, जो कीट और पतंगे होती हैं। अर्निथोलॉजी में क्या होता है, जो पक्षियों का अध्ययन होता है उन्हें अर्निथोलॉजी कहते हैं। और फाइकोलॉजी क्या होता है, शैवालों का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी होता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं कि स्टार फिश का संबंध निम्न में से किससे है। स्टार फिश एक प्रकार की क्या है, यहाँ पर याद रखिए एक तारा मछली जिसे बोलते हैं, तारा मछली। ये जो आपकी आती है किस में आती है, तो यहाँ पर 29 का ऑप्शन सब लोग दे रहे हैं सी नंबर, लेकिन याद रखिए इसका सी नंबर नहीं होगा, ये एनेलिडा संघ का है। कौन से संघ का है, यहाँ पर 29 का ऑप्शन जो आपका बनेगा, सॉरी एनेलिडा नहीं है, एनेलिडा नहीं होगा, इकाइनोडर्मेटा है। क्या, इकाइनोडर्मेटा, मतलब इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। इसको एक शब्द और दिया जाता है आपका सूल चर्मी, इसे एक शब्द बोलते हैं सूल चर्मी शब्द बोला जाता है, सूल चर्मी, इस संघ का आपका आता है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। जो लोग जवाब दे रहे थे यहाँ पर आपका सी आर्थ्रोपोडा, उसके अंदर क्या आते हैं, जैसे कीट पतंगे होते हैं। क्या, जैसे आपके कीट पतंगे होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और एनेलिडा में आता है जो आपका केचुआ होता है ना, जो केचुआ होता है या जोंक होती है वो आपकी एनेलिडा में आता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चलिए थोड़ी देर आप आराम करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा आपसे आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। चलिए बताइएगा कि आम का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 नंबर में। और 30 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा सी मैंगीफेरा इंडिका। क्या, मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। हमने कहा है कि पढ़ने से अच्छा है कि कम से कम जब टेस्ट लगाया जाए तो आप एक क्वेश्चन पर ध्यान ना देकर आप पूरे टेस्ट को लगाइए। आप पूरे टेस्ट में ध्यान नहीं देना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो भाई कॉपी पेस्ट वाला ही चैनल नहीं है, है ना, कॉपी पेस्ट वाला चैनल नहीं है। कॉपी पेस्ट करना है तो आप बड़े बड़े चैनल में जाइए, कॉपी पेस्ट करते रहिएगा। ठीक है, वहाँ भी आपकी सुनाई नहीं होती है, यहाँ तो होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, कॉपी पेस्ट की कोई मतलब नहीं होती है। हाँ, कॉपी पेस्ट करिए जहाँ जरूरत होती है, जरूरत है आप लास्ट में कॉपी पेस्ट करिए, आपको फायदा मिलेगा, लेकिन बीच में सुनना है तो कोई मतलब नहीं है, आपकी बात की सुनवाई नहीं होगी। चलिए बताइए 56 नंबर में क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। चलिए बताइएगा यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है 56 नंबर में, तो देखिएगा 56 नंबर में यहाँ पर देखो कह रहा है मैं सारी रात भर, रात भर शब्द जो दिया है गलत है। यहाँ पर देखो दिया है मैं सारी रात जागता रहा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है 57 नंबर में। पुल्लिंग शब्द इनमें से क्या बन जाएगा 57 नंबर में, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका बन रहा है सी नंबर। देखो यहाँ पर अध्यापक जो आपका है पुल्लिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न शब्दों में से सम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द की पहचान करना है। यहाँ पर देखो दिया है अली और आली। देखो यहाँ पर वैसे आपका अली होता है, क्या अली होता है, आपको याद रखना है। अली मतलब आपका भौरा होता है और अली मतलब होता है, यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा, मात्रा हटा लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। टाइपिंग में यहाँ पर गलती हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद रखना है भौरा और सखी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़कर देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कर्कश का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा। कर्कश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है कर्कश का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कर्कश का विलोम। चलिए कर्कश का बिल्कुल से मधुर आ रहा है, कर्कश का यहाँ पर मधुर आ रहा है, जो कि बिल्कुल जवाब यहाँ पर आपका सही आ रहा है। तो चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है तथैव शब्द का संविच्छेद आपको बताना है। यहाँ पर आपका 60 नंबर दिया गया है। 60 नंबर में दिया है तथा धन एव, क्या दिया है 60 नंबर में, 60 नंबर में दिया है तथा धन एव, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, तथा धन एव, तथा आपका जवाब हो जाएगा। अब ये जो आपका जो ए की मात्रा होती है वो आपकी किस में होती है, आपके वृद्धि संधि में होती है। क्या, वृद्धि संधि में होती है, वृद्धि संधि में होती है। तो जो लोगों ने किताब लिया है तो उनको बता दें जो 60 नंबर का डिस्क्राइब दिया गया है वहां पर गलती से लिख गया है गुण संधि, तो याद रखिए उसको सुधार कर लीजिएगा। वहां पर आपका गुण संधि नहीं है, वृद्धि संधि है, क्योंकि ए की मात्रा होती है वृद्धि संधि में, ये डिस्क्राइब में है। तो आप लोग ऐसा नहीं अंधभक्त बन जाओ, थोड़ा सा दिमाग भी यूज कर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि समान जागरूकता में दिया है कि किस देश ने वर्ष 1916 का डेविस कप जीता था। 1916 का डेविस कप जो जीतने वाले हैं उनमें से कौन से हैं, तो यहाँ पर 81 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। स्पेन में यहाँ पर जीता था, स्पेन ने जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। यहाँ पर आपको जाकिर हुसैन के बारे में अच्छे से पता है और जवाब भी सभी का आ रहा है। तो जाकिर हुसैन का संबंध है आपके तबला वादक से, तो 82 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा।
आगे बढ़कर देखते हैं, क्वेश्चन दिया है श्रमिक दिवस मनाया जाता है और श्रमिक दिवस मनाते हैं आपके 1 मई को। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, और सॉरी आपका बी हो जाएगा 1 मई। और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं, आप सभी को पता है। अगला दिया है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी आप बच्चे को पता होगी, कवारत्ती है। क्या है, कवारत्ती है। अगला दिया गया है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ओणम कहाँ का है, तो जहां भी ओणम लग जाता है इसका मतलब है कि आपके केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि चश्मा ए शाही कहाँ स्थित है, बताइएगा चश्मा ए शाही कहाँ स्थित है। अब 86 का जो ऑप्शन बनेगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो 86 का ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, आपके श्रीनगर में है। कहाँ पर है, तो आपके श्रीनगर में है। यहाँ पर ऑप्शन आपको हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा। एक खूबसूरत आपकी जगह है, एक बगीचा है, सीढ़ीदार एक आपके बगीचा बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसे शाहजहां के अर्थात शाहजहां के शासन काल में ये बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, पद्मावत के लेखक इनमें से कौन है। पद्मावत के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे, यहाँ पर जवाब देना है 87 का ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी, आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ इनमें से कौन सा है। आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ इनमें से कौन है, 88 का जवाब लॉक करना है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है आपका यहाँ पर ये नंबर चरक संहिता, आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है, चरक संहिता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया है मसालों का बागान कहा जाने वाला जो राज्य है कौन सा है। मसालों का बागान जो कहते हैं वो आपके किसे कहते हैं, 89 का जवाब देना है। और आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर भी आपके केरल को कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं कि किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, तो आप सभी को याद होगा कि सिलिकॉन वैली कहते हैं आपके बेंगलुरु को। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आपके करंट अफेयर से। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने 2023 तक लकड़ी से निर्मित पहला अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो लगभग देखा जाए हर मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलता है कि आपके जापान कौन है, जापान है। 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कर दिया है। और ये सिस्टम किस लिए है, ताकि कचरे की समस्या से निपटने के लिए, जो कचरा होता है इसकी समस्या से निपटने के लिए ये कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि पाब्लो सीजर जो कि 91वें आईफी इंटरनेशनल जूरी का चेयरमैन चुना गया है, किस देश से संबंधित है। यहाँ पर 92 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये आपके हैं अर्जेंटीना से संबंधित हैं। कहाँ से हैं, अर्जेंटीना से हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस देश ने मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया है। चलिए बताइएगा मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है किसने। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब देंगे। यहाँ पर सही नंबर देखते हैं 93 का जवाब कितने लोग सही देने वाले हैं। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका सी नंबर, कुछ लोग जवाब ए दे रहे हैं और डी भी दे रहे हैं। याद रखिएगा ऑप्शन डी बनेगा यूएसए। याद रखिए मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट जो पारित किया है वो आपके यूएसए ने किया है। अमेरिका की संसद में मलाला यूसुफ एक्ट को पारित किया गया है अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहाँ अपने नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की सुविधा आरंभ करने की घोषणा की है। 94 का ऑप्शन बनेगा आपके कहां पर, चलिए 94 का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर ऑप्शन आ रहा है आपके भारत में, जो कि आपके नोएडा में, कहां पर, नोएडा में। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर, नोएडा आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत जापान की एक्ट ईस्ट फोरम की हाल ही में कौन सी बैठक का आयोजन किया गया है। तो चलिए भारत जापान की एक्ट ईस्ट फोरम की हाल ही में बैठक की गई है और आयोजन किया गया है 95 में। आपका जवाब बनेगा डी, आपके 5वें नंबर की, कौन सी, तो 5वें नंबर की आपकी बैठक हुई है। याद रखिएगा 28 जनवरी, कब, तो आपकी 28 जनवरी 2021 में आपकी बैठक आपकी हुई है, ठीक है। और बैठक में अध्यक्षता किसने किया है, तो आपके हर्षवर्धन श्रृंगला विदेश सचिव भी आपके मौजूद थे, ठीक है। और इस प्रश्न ऑप्शन हो जाए डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि वैक्सीन मैत्री पहल किस देश द्वारा आरंभ की गई है। वैक्सीन मैत्री पहल किस देश के द्वारा यहाँ पर आरंभ की गई है, तो यहाँ पर 96 का ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत के द्वारा है, जो कि पड़ोसी देशों के लिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, मतलब पड़ोसी देशों के लिए है ना, यहाँ पर वैक्सीन मैत्री, ताकि उनको वैक्सीन प्रोवाइड करा सके। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गणतंत्र दिवस 2021 परेड में किस प्रदेश की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। तो चलिए 37 का ऑप्शन देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही देने वाले हैं। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल सही है उत्तर प्रदेश, जो कि आपको पता भी है ना। यहाँ पर जो आपका मंदिर था उसकी झांकी आपकी लाई गई थी, है ना, तो उसे यहाँ पर मिला है भव्य झांकी में स्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है ईपी क्या है। ईपी क्या है, यहाँ पर आपका 98 नंबर में। याद रखिए ये क्या है, एक डिजिटल वोटर कार्ड है। क्या है, ये डिजिटल वोटर कार्ड है। यहाँ पर ये नंबर आपका राइट होगा। और आगे बढ़ देते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे यहाँ पर कि नेशनल कंपनी ला अपीलेबल ब्यूटेनल की बेंच कहाँ खोली गई है।
यहाँ पर देखो दिया है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की बेंच कहाँ खोली गई है? 99, ये आपकी कहाँ पर है? चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में है। याद रखिए ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, चेन्नई है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से व्यक्ति हैं जो कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं? चलिए 100 को ऑप्शन लॉक करना है जल्दी से। यहाँ पर 100 को ऑप्शन आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। याद रखिए यहाँ पर सुनील शर्मा नहीं है, ठीक है, सुनील शर्मा नहीं है, यहाँ पर सुनीत होंगे। क्या होंगे? यहाँ पर आपके सुनीत शर्मा है। याद रखिए सुनीत शर्मा है यहाँ पर। याद रखिए सुनील नहीं है, सुनीत शर्मा है, ठीक है। ये आपके होंगे जो कि विनोद कुमार यादव की जगह यहाँ पर लेने वाले हैं, यहाँ पर ले चुके हैं। याद रखिए तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं अपने गद्यांश में और देखते हैं इस गद्यांश में आपके एक अच्छे वृक्ष की बात की गई है, मतलब अच्छा यहाँ पर गद्यांश है। देखते हैं क्या सही है क्या नहीं है। कह रहे हैं चिनार वृक्ष, क्या चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफेद होती है तथा इसे किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है, रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी ना तो आसानी से कटती है और ना ही आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती है, अतः कीमती फर्नीचर आदि से नहीं बनाए जा सकते हैं। चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है। इस पर कांटे नहीं होते हैं, किंतु छूने पर यह खुरदुरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अधिकाशित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर झड़ती रहती है ना। और इसका तना सल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झड़ती नहीं है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर हरा व लिए धूसर अथवा सफेद लिए होता है। नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थाई रंग की होती हैं, आसानी से नहीं टूटती, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ये नीचे झुकने लगती हैं। कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वाले टकराने लगते हैं। मतलब इस गद्यांश में बहुत ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, आप आसानी से पढ़कर बता सकते थे कि चिनार की जो लकड़ी होती है कैसी होती है। यहाँ पर बताइएगा तो भैया सफेद आपकी हो जाएगी। हाँ 61 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इसमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं होता है ये आपसे बोला गया है। तो देखो यहाँ पर आसानी से नहीं टूटती है, आसानी से पॉलिश हो जाती है, आसानी से नहीं कटती है, आसानी से कट जाती है दिया गया है। तो 62 को जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है चिनार का तना जो होता है कैसा होता है? तना जो होता है कैसा होता है? तो खुरदरा होता है ना, कांटा वाला तो नहीं होता लेकिन खुरदरा जरूर होता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? इसका जो रंग बदला जाता है कब? तो सर्दी में अपना ये रंग बदल देता है, बी नंबर। अगला है चिनार के वृक्ष की ऊंचाई क्या होती है? तो 65 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, 50 मीटर से अधिक भी आपकी हो सकती है। और अगला दिया है गद्यांश जो कि सेवा प्रवृत्ति अपनाकर हमेशा अवश्य कर सकते हैं अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित में। यहाँ पर देखो जो गद्यांश दिया है एक मनुष्य के बारे में दिया है, उन्नत जीवन के बारे में दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, बिना गद्यांश को पढ़े हुए देखते हैं क्या सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या हों, यदि हम क्या बन जाएं। यदि लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर परोपकार करते हैं तो आपका जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है, आपकी कोई प्रेरणा ले सकता है। और अगला दिया है धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या होता है? धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या होता है? धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या होता है? 67 नंबर में कह रहा आपसे कर्म पर आस्था रखना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्म और गुणों का प्रकाश फैलाना। याद रखिए धर्म के आचरण का उद्देश्य होता है कि अच्छे कर्म करो और गुणों का प्रकाश फैलाओ, ऑप्शन डी बनेगा। और अगला दिया गया है ऐसे पोषक लोग सदा पूजे जाते रहेंगे। जो व्यक्ति ऐसे पूजे जाते हैं, कैसे व्यक्ति? यहाँ पर कह सकते हैं जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते रहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, इसका भी राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि अमूल्य मानव जीवन जीने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा क्या है? अमूल्य मानव जीवन जीने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षा है वो आपकी कौन होगी? यहाँ पर जवाब देना है। तो देखो कह रहा आपसे कि आपका ये सभी मतलब निस्वार्थ रहिए, सेवा प्रवृत्ति रहिए, परहितकारी रहिए, ये सभी आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सज्जन मनुष्यों में क्या दिया गया है? यहाँ पर आपका दिया है सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में किस प्रकार के विचार सदा उठते रहते हैं? तो यहाँ पर बताइएगा 70 नंबर में क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा बी, मतलब सेवक प्रवृत्ति अपनाने के विचार आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट। तो ऑप्शन क्या बन गया? बी नंबर आपका राइट हो गया, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और पसंद आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है।